जो मेरा मानना है, अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर ज़्यादा सॉल्व करने चाहिए इस टाइम पे। समय जो अनुभव और पीड़ा है का एहसास होगा आपको, जी, जो जी। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो तो आपको एक इंसान ही बता इंसान ही सकता होता है, है बिल्कुल वो सही एक बात। मशीन नहीं बता सकती। सडन चेंज करने की पावर तो वो मैंने मेडिटेशन से करी है सर। मैंने बहुत अच्छा। मेडिटेशन करते किया बीच में ना। जी, बच्चा तो समझ जाता है, फिर पेरेंट को समझाने में बहुत दिक्कत आती है। जी, तो क्वेश्चन तो यही है सर कि अभी वो ना मनी को पहले फोकस करते हैं, कहाँ ज़्यादा स्कोप है। जी, एक छोटी फील्ड नहीं है। जी। म्यूजिक भी अपने आप में बहुत बड़ा करियर है, लेकिन आप सिर्फ बातों से किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो मेरा तो यही है कि सिर्फ बातें ना करें आप। जमाना बहुत फास्ट है तो आपको भी फास्ट दौड़ना पड़ेगा। अगर आप बोल रहे हो कि मैं स्लो चलना चाहता हूँ, जमाना फास्ट है, तो ऐसा नहीं चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और आपके साथ मैं हूं करण सिंह दयाल। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। खास इसलिए क्योंकि आज बात सिर्फ यूथ की, युवाओं की और युवाओं से जुड़े हर एक मुद्दे की जिसकी वो चिंता करते हैं। उनके रोजगार, उनके करियर ऑप्शंस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं करियर मेंटोर विवेक कुमार शर्मा जी। शर्मा जी, अमर उजाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसा हम जानते हैं कि इन दिनों बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, तीनों हम्म। बोर्ड एग्जाम, फिर चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, उत्तराखंड बोर्ड के हों। ऐसे में करियर की चिंता होना लाजमी है। तो पहला जो सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि करियर को लेकर जो तनाव है युवाओं में, उसको दूर करने के लिए हमें किस तरह से खुद को तैयार करना होगा? सर तनाव तो रहेगा ही जी, क्योंकि अब बच्चों को ना क्या होता है कि इस टाइम पे ऐसा लगता है कि हमारे मार्क नहीं आएंगे तो ये हो जी, जाएगा, क्योंकि वो पूरा ओरिएंटेशन उनका मार्किंग सिस्टम पे ज़्यादा है। तो ऐसा ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि जो मेरा मानना है, अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर ज़्यादा सॉल्व करने चाहिए इस टाइम पे। क्योंकि अगर आप पढ़ने बैठेंगे पूरा थ्योरी वाला जो आपका सिस्टम है, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। जी, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम पूरा चैप्टर याद कर लेते हैं, पर चैप्टर याद करने से तो कुछ होगा नहीं। सो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए। और ये मैंने बहुत आजमाया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आपकी साइकोलॉजी ना इस तरह से होती है कि मुझे आंसर कैसे देना है, जी, ना कि मुझे क्या पढ़ना है। जी, तो सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, बट हमें अगर उस ये स्ट्रैटेजी समझ में आए कि हमारे मार्किंग कैसे आएंगी, हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है उसको लिखना कैसे है। कई बार ऐसा हुआ है कि जब मैं उनको कोचिंग कर रहा था कंप्यूटर साइंस की, तो उसमें ये देखा गया है कि बच्चे का आंसर सही था, पर उसको लिखने का तरीका नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से उसका टाइम भी कंज्यूम हो रहा है बोर्ड में, और साथ में उसकी मार्किंग भी नहीं हो पा रही है। तो उनकी ना जो आपकी जो साइकोलॉजी है ना, वो क्वेश्चन पेपर के इर्द गिर्द ही होनी चाहिए, ना कि आपकी जो बुक्स है। बुक्स तो जी, काफ़ी सारा सिलेबस है उसमें, बट हमें क्वेश्चन पेपर अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें एक साइकोलॉजी मिलती है कि आंसरिंग कैसे करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जी। अब वो इम्पोर्टेंट सवाल जिसको ध्यान में रखते हुए हमने इस पॉडकास्ट को अपने खास यूथ के लिए तैयार भी किया है और जिसके लिए हम ये कर भी रहे हैं। करियर ऑप्शंस पे हम बात करते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम के बाद जब 12th करके बच्चा स्कूल से निकलता है तो उसके पास किस तरह के बोर्ड एग्ज़ाम वो करियर ऑप्शंस हैं। फिर चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, चाहे वो साइंस का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, उसके लिए बाज़ार में करियर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो किस तरह के करियर ऑप्शन है, उस पर आप कुछ बताइए। हाँ जी सर, तो अब जैसा ज़माना बदल गया है, हमने एआई के ऊपर बहुत बात कर ली है और मैं टेक इंडस्ट्री से हूँ। तो आपको अब करियर के लिए आपको एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी अपनी लॉजिकल थिंकिंग, जी, आपकी अपनी कहते हैं ना स्ट्रैटेजी बिल्डिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आप कह सकते हैं। तो आपको उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और मार्केट में जॉब अवेलेबल हैं, बहुत सारे सेगमेंट हैं मार्केट में। अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो एक अलग सेगमेंट है, बट अब तक टेक्नोलॉजी से अलग होकर कोई सेगमेंट नहीं है। जी, अगर आप सोचेंगे कि मैं टेक्नोलॉजी को छोड़ देता हूँ, मेरे को क्या करना है टेक्नोलॉजी का, ना तो मैंने कैमरा चलाना है ना मेरे को कुछ करना है, बट ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में कंटेंट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। जी, तो जो जो अपने मैटर को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, जो भी बात वो कह रहे हैं, तो आपको कैमरा फेस करना आना चाहिए। सो अब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है और कोई भी करियर बिना टेक्नोलॉजी के एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप तो पहले ये समझ लीजिए कि टेक्नोलॉजी आपको ऐड ही करनी है। जी, म्यूजिशियन हो तो ऐड करनी है, जी, आर्टिस्ट हो तो भी आपको पेन चलाना आना चाहिए, ग्राफिक टैबलेट जी, चलानी चाहिए, एनिमेशन कर रहे हो तो एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम आपको चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर में मेडिकल साइंस में भी आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी मैंडेटरी हो गया। जी, ठीक है, तो जो भी है करियर ऑप्शंस वो सब टेक्नोलॉजी से हैं। तो आप टेक्नोलॉजी की क्लासेस वगैरह जो भी आपको लगता है कि हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर ये चीज़ लेनी चाहिए, वो चीज़ लेनी चाहिए, थोड़ा कंप्यूटर्स को समझना चाहिए, बहुत ज़रूरी हो गया सर। आने वाले टाइम में मशीनों को हैंडल भी करना सीखना ही पड़ेगा। जी, अगर आपके पास मशीन है, आपने रोबोट भी खरीद लिया, तो उसको भी आपको हैंडल करना सीखना ही पड़ेगा। तो ऑप्शंस बहुत हैं।
ऐसा नहीं है, ऐसा लगता है कि हमको कि हमारे पास काम नहीं है मार्केट में, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, काम बहुत है। बट अब जो काम है वो मशीनों लेवल का नहीं रह गया। जैसे हम लोग एंट्री लेवल पे जॉब करते थे, एंट्री लेवल सारी जॉब खत्म हो गई है, क्योंकि मैं जब इंटरव्यू ले रहा हूँ बच्चे एंट्री लेवल का ही पढ़ के आ रहे हैं। जी अब एंट्री लेवल बिल्कुल सर खत्म हो चुका है। तो मेरा जो सजेशन यही रहेगा कि जो बच्चे हैं वो 6th ऑनवर्ड यानी 6th क्लास से ही जी अपनी जो मार्केटिंग, जो आज के मार्केट में जो भी सिनेरियो चल रहा है उसी को स्टडी करना शुरू कर दें। जी क्योंकि जब वो 4-5 साल में उनका ना जो तैयार हो जाएगा प्लेटफॉर्म, तो वो अब ऐसा भी नहीं है कि आप जॉब आपको 12th पास करने के बाद ही जॉब करनी है, ऐसा भी कुछ मैंडेटरी नहीं है सर। जी जी क्योंकि कंपनी आपको हायर कर लेती है पहले अगर आप स्किल्ड हो तो। आपने शायद न्यूज़ में भी सुना होगा, गूगल भी हायर कर रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां छोटे बच्चों को जो इंटेलिजेंट है और जो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं मार्केट में, उनको हायर कर ले रही है। सो ऑप्शन बहुत है सर, बट टेक्नोलॉजी को हटा के कोई ऑप्शन नहीं है। जी जी हाँ जी। टेक्नोलॉजी की आपने बात करी, और जैसा हमने देखा सुना है कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में सिर्फ वही बच्चा, वही यूथ जाता है जिसका बैकग्राउंड साइंस से हो। क्या ये बात सही है कि सिर्फ साइंस स्ट्रीम का बच्चा ही टेक्नोलॉजी में अपना करियर बना सकता है? बाकी के जो 2 स्ट्रीम है, इम्पोर्टेंट स्ट्रीम, फिर चाहे वो आर्ट्स हो या जो कॉमर्स हो, उनके लिए भी ऑप्शंस खुले रहते हैं कि वो भी टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब ऐसा कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है। जी पहली बात तो ये टेक्नोलॉजी तो अब आपकी मैंडेटरी फील्ड है। जी तो अगर मैंने आपको बताया, एग्जांपल दिया है कि जो आर्ट करता था आज तक, अगर वो आज ग्राफिक टैब पे आर्ट नहीं कर रहा है तो वो इरेलेवेंट हो जाएगा मार्केट के लिए। आने वाले सालों में वो इरेलेवेंट हो जाएगा। हो सकता है आज उसका बिजनेस चल जाए, आज उसकी लोग पेंटिंग खरीद लें, पर आने वाले टाइम में फिर ना खरीद पाए, और आपको तो तैयार रहना ही पड़ेगा सिस्टम के साथ। तो टेक्नोलॉजी को सीखने का कोई ऐसा बेंचमार्क नहीं है, कोई भी बेंचमार्क नहीं है। आर्ट वाले बच्चे भी कंप्यूटर में अब आपको प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, ठीक है। और अगर आप एनिमेशन की फील्ड से हो, ठीक है, आपको डिज़ाइन पसंद है, ड्राइंग पसंद है, और आप टेक्नोलॉजी में जाना चाह रहे हो, तो देखो सर उसमें प्रोग्रामिंग का भी सेगमेंट बना दिया है, और अब तो उन्होंने और भी आसान कर दिया है कि कहीं कहीं प्रोग्रामिंग ही हटा दी है। जी तो जो टेक्नोलॉजी को ज्वाइन करना चाहता है वो बिना प्रोग्रामिंग के भी ज्वाइन कर सकता है। एक आपने इम्पोर्टेंट बात भी करी थी कि इंटरव्यू के लिए कैसे तैयार हुए बच्चे। तो एक इम्पोर्टेंट सवाल कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, उसके लिए यूथ को, स्टूडेंट्स को किस तरह से ध्यान रखना चाहिए अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, ताकि वो किसी भी तरह के इंटरव्यू में शानदार प्रदर्शन करें? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सर देखो, आपको ना एक तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए पहला, जी, तो सबसे पहला कॉन्फिडेंस हो आपका, और जो भी आप बात कह रहे हो वो बात आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहें, और बहुत या तो पहला रिसर्च करना चाहते हो तो रिसर्च करें, कुछ भी फैक्चुअल बात आप बोलें। और दूसरी बात है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अब सिर्फ इंटरव्यू तक ही सीमित नहीं रह गया जी है ना। अगर आपको इसमें अच्छे से करते हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर है जो आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देते हैं। साथ में आप डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप पब्लिक स्पीकिंग में जा सकते हो, और वो जाना भी मैंडेटरी है। जी अब तो मैं कहूँगा स्कूल टाइम से ही बच्चों को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि पब्लिक स्पीकिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बिना उसके ना तो आप लीडर बन सकते हो, बिना उसके ना तो आप जॉब में कहीं एंट्री ले सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो टीम से भी आती है। अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम है, पर्सनैलिटी सही नहीं है आपकी, तो आप टीम के साथ भी टाइप नहीं कर सकते, क्योंकि सारा काम टीम वर्क है। कोई भी एक सिंगल पर्सन कोई बहुत बड़ा काम अचीव नहीं कर पाता ना। जी तो जो भी बना है वो एक टीम ने बनाया है। कुछ भी हम देख रहे हैं, चैट जीपीटी एक टीम ने बनाया है, जी ठीक है ना। कुछ भी हम देख रहे हैं, कैमरा भी अगर किसी ने बनाया है तो वो एक टीम में डेवलप हुआ होगा। एक सिंगल बंदे ने सिर्फ टेक्नोलॉजी का प्रपोजल रखा होगा, जी बाकी तो टीम ने ही डेवलप किया होगा। तो टीम वर्क के लिए भी पर्सनालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी बात समझा पाएँ किसी को, जब आप बोल रहे हो क्लैरिटी हो उस बात में, फैक्चुअल हो, फैक्ट्स हों उस बात में। तो सर पर्सनालिटी का तो बहुत ज़्यादा रोल है। और दूसरा उसका आपको ट्रेनिंग के सेंटर मिल जाएंगे, साथ में आप खुद भी अपने वीडियो बना बना के अपलोड कर सकते हैं। अब तो फ्री है, जी जिससे कि आपको बोलना आए, जी ठीक है। आप मेंटर की हेल्प ले सकते हैं, आप अपने ट्यूटर की हेल्प ले सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं आज के दुनिया में, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, फ्री है, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। जी विवेक जी, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी कि हम बात कर रहे हैं, और आपका जो बैकग्राउंड है करियर मेंटोर का, क्या उसमें भी कोई करियर ऑप्शन है? इसमें स्कोप बहुत है। आने वाले टाइम में आपको मशीनें तो बता देंगी जी कि ये चीज़ हो सकती है, वो चीज़ हो सकती है, बट फिर भी जिन्होंने उसको अनुभव किया हो, जी क्योंकि मशीनों के पास अभी अनुभव की क्षमता नहीं है। वो ये तो बता देंगे कि आप एमएल कर लो, पर एमएल करते समय जो अनुभव और पीड़ा है का एहसास होगा आपको, जी, जो जी। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो तो आपको एक इंसान ही बता इंसान ही सकता बता है, है बिल्कुल वो सही एक बात। मशीन नहीं बता सकती। तो स्कोप तो आने वाले टाइम में मेंटरशिप का आपको कहते हैं ना, करियर काउंसलर का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीडेड है करियर काउंसलिंग ना अभी। एक दूसरा जो सवाल था महत्वपूर्ण, आपने कैसे इस फील्ड का चुनाव किया?
कौन सी ऐसी बात जहन में आई कि आपको लगा कि मुझे तो करियर मेंटोर ही बनना चाहिए, इसमें बड़े सारे ऑप्शंस हैं और ये करियर अपॉर्चुनिटी के लिए तो बहुत अच्छा है? इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। एक्चुअली सर मैं ना जब हेल्प करने लगा ना लोगों की, और जब मुझे लगा कि मेरी बात से उनको फ़ायदा हो रहा है, और जो मैं रिसर्च करता हूँ, एक्चुअली मुझे रिसर्च का बहुत शौक है, तो जी। मैं हर चीज़ में रिसर्च करना, उसको पढ़ना, और दूसरी बात है उसे अप्लाई भी करना। मैं अप्लाई भी करता हूँ चीज़ों को, तो बिना अप्लाई करे तो मैं बता ही नहीं सकता हूँ कि वो चीज़ मतलब वो सही भी होगी कि गलत होगी। जी, तो जी। अप्लाई करने के बाद तो जब मेरे को ये करता रहा तो मुझे लगा कि मैं एग्ज़ाम मेंटर भी काम कर सकता हूँ। तो जी। बस वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई कि मैं मेंटरशिप में आता हूँ और लोगों को समझाता हूँ, सिखाता हूँ। और ट्यूशन और टीचिंग का तो सर ऐसा है कि मैंने बचपन से ही टीचिंग करी है। तो बचपन से 9th क्लास से ही मैं म्यूज़िक सिखाने लग गया था बच्चों को, जी। कंप्यूटर साइंस सिखाने लग गया था। तो मतलब मेरा तो शुरू से टीचिंग का फील्ड रहा है। जी। टीचिंग के साथ साथ फिर मेंटरशिप मेरी धीरे-धीरे चेंज होगी कि मैं उसको बच्चों को गाइडेंस में चले जाऊँ, करियर गाइडेंस में चले जाऊँ। जी। क्योंकि मेरा फील्ड रहा है कि मैं टीचिंग में रहा हूँ बहुत साल से ना। जी। तो इस जी। तरह से मेरी जर्नी शुरू जी, हुई। जी, बहुत शानदार। आप टीचर भी रहे हैं, आप अभी वर्तमान में करियर मेंटोर भी हैं और उससे कई शानदार आप म्यूज़िक एजुकेटर भी हैं। हाँ जी। तो इस तरह के जो आप मल्टीटास्किंग खुद को तैयार कर लेते हैं, हुँ। तो किसी एक काम पे खुद को फोकस करना कितना चुनौतीपूर्ण होता है? सर होता तो बहुत है, शुरू-शुरू में तो होता ही था बहुत ज़्यादा। बट मेरे साथ ये है कि मैंने मेडिटेशन पे बहुत फ़ोकस किया। जब जी। बहुत सारी फ़ील्ड होते हैं आपके पास, देखो सिर्फ़ आपकी जॉब ही आपके साथ नहीं है, आपकी फैमिली भी आपके साथ है, आपके फ्रेंड भी आपके साथ है। जी। आपको एक बहुत कहते हैं ना, बहुत संतुलन बना के रखना जी, पड़ता है जी, जी, सबके जी, बीच में। जी। तो फैमिली को भी उतना ही टाइम देना पड़ता है, आपको अपने घर को भी टाइम देना पड़ता है, और बिज़नेस को भी, जहाँ से आपकी इनकम हो रही है। और अगर कहीं से इनकम नहीं हो रही, जैसे मैं एनजीओ भी करता हूँ, जी। तो एनजीओ में भी हम लोग बच्चों की हेल्प करते हैं और कम्युनिटी से मिलते हैं। वहाँ पर भी जो भी समस्या होती है, अभी भी रिसेंटली हमने ग्राफिकेरा के साथ मिलकर कराया था, अभी निःशुल्क चिकित्सा कैंप कराया था। सो ये सारी चीज़ें करने के लिए ना मेरे को चाहिए पीस ऑफ माइंड, जी। और एकदम से सडन चेंज करने की पावर। तो वो मैंने मेडिटेशन से करी सर। मैंने बहुत अच्छा। मेडिटेशन करते किया बीच में ना। तो शुरुआत से 2013 से मेरा मेडिटेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है। उसके बाद से मैं बहुत अच्छी तरह से मेडिटेशन कर करके अपने ब्रेन को शांत किया। अब शांत होने के बाद वो ऐसे स्टेट में रहता है कि आप कहीं पे भी उसको मोल्ड कर सकते हो। जी। सुनने में ऐसा लगता है कि हम बहुत मैजिकल बात कर रहे हैं, बट इट इज़ अ प्रैक्टिकल और ये साइंटिफिक बात है। जब आप जी, इसके जी। बारे में पढ़ेंगे ना, ब्रेन कोहेरेंस, जी। वेव कोहेरेंस ब्रेन का ना, तो आप देखेंगे कि हमारे जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारे ब्रेन की सारी जो वेव है, ब्रेन वेव्स, वो एक कोहेरेंट और स्टेट में होती है, जहाँ से जी। आप कामनेस फील करते हो, और सेम टाइम पे आप अपनी एनर्जी को कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तब फिर आप मल्टीटास्किंग भी हो सकते हो। जितने भी लीडर्स रहे हैं, वो सब या रहे हैं जो हैं, जी। वो सब मल्टीटास्किंग ही आपको देखने को मिलेंगे जी, क्योंकि वो जी। सब शांत रहते हैं, भीतर से बहुत शांत रहते हैं, जी। और उसी तरह से वो अपनी एनर्जी को जहाँ भी चाहें वहाँ बोल्ड कर सकते हैं। तो ये सर एक तो मैं कह सकता हूँ कि प्रैक्टिस भी है हमारी, कि हम बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होते हैं, जी। शांत रहते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आई बहुत शांति से हैंडल करते हैं। तो ये हमने प्रैक्टिस की है, मतलब सारे लीडर प्रैक्टिस ही करते हैं। जी। अब मेडिटेशन का रास्ता अपना सकते हैं, वो भी एक रास्ता है। इसके अलावा सारा सर यही है कि शांत रहना ही एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है अपने आप जी, में। जी। बहुत कमाल की बात बताई आपने कि शांत रहना खुद में एक बड़ी प्रैक्टिस है। जब आप किसी यूथ को, किसी स्टूडेंट को उसकी करियर गाइडेंस करते हैं, तो किस तरह के सवाल आते हैं आपके सामने कि जो लगता है कि आपको कि ये तो आज की यूथ के लिए कॉमन सवाल हो गया? ज़ाहिर-सी बात है कि आप बड़े सारे यूथ को मिलते हाँ होंगे, जी, हाँ स्टूडेंट्स जी। को मिलते होंगे। कुछ आप हमें बताइए कि किस तरह के सवाल आपको फेस करने पड़ते हैं यूथ के? सबसे पहले तो यूथ ना बहुत अभी असमंजस में है, बहुत डाउटफुल है। जी। एक बहुत ज़्यादा फिक्स उसके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। दूसरा कि वो बहुत सारी चीज़ों में एक साथ एंट्री करना चाहते हैं, जी। वो भी अभी नहीं पॉसिबल है। जब आपका कोई फाउंडेशन ही ना हो, जैसे मेरा फाउंडेशन रहा है एक पर्टिकुलर चीज़ में, तो मैंने उस फाउंडेशन को रख के फिर मैंने बाद में मल्टीटास्किंग हुआ हूँ मैं। तो वैसे एक फाउंडेशन होना चाहिए जिस पे आप रहो, और उस फाउंडेशन को लेने के बाद आप मल्टीटास्किंग बन सकते हो। तो फिलहाल अगर आप शुरू में ही सोच रहे हो कि मल्टीटास्किंग मैं कर लूँ, या मैं यहाँ भी चल जाता हूँ, मुझे भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, बट इतना सारा तो नहीं होता। नहीं। दूसरा है पेरेंट का चैलेंज। जी। बच्चा तो समझ जाता है, फिर पेरेंट को समझाने में बहुत दिक्कत आती है। जी। तो मेंटरशिप में मुझे बच्चों से प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे तो ठीक है, चलो वो अभी इस एज में है, उनको हमारी गाइडेंस की ज़रूरत है, बट जो सबसे ज़्यादा चैलेंज है वो पेरेंट्स के साथ है। क्योंकि पेरेंट्स जिस दौर से आए हैं, उस दौर में बहुत सारी चीज़ें अलग थी, जी। जो सबसे ज़्यादा चैलेंजफुल है मेरे लिए ना, और अब है बहुत अलग है। तो ये बात समझाना उनको कि दुनिया बदल चुकी है और आपका मेथड अभी काम नहीं काम आएगा। नहीं, जी, तो जी। यही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। ये कॉमन क्वेश्चन है, मतलब पेरेंटिंग का ना। और एक मैंने आपको बता ही दिया कि उनका जो अभी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट तो है नहीं। वो जो सुनते हैं वही वो आपको बता सकते हैं। खुद की उनकी कोई अपनी रिसर्च नहीं है उस फील्ड में, जी, जो जी, मुझे लगता है। जी। तो
तो एक कॉमन क्वेश्चन है कि सर इसे करने से क्या होगा। एक तो वो बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड बन गया समाज ना। जी जी आप जैसे पैशनेट है, मेरा म्यूजिक पैशन है, मेरा कंप्यूटर पैशन है, मतलब आई लव व्हाट आई एम डूइंग। जी ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है लोगों में। अब उनको लगता है कि स्कोप कहाँ है, जी। दैट शुड नॉट बी द हाँ क्वेश्चन, कि आपको ये बोलना चाहिए कि सर मैं कहाँ हैप्पी रहूँगा। बिल्कुल सही। जब आप हाँ हैप्पी रहेंगे देन ओनली यू कैन परफॉर्म बेटर। जी अगर आप किसी को स्ट्रेस की तरह ले रहे चीज़ों को, तो आप खुद ही सोचिए कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। जी जब मैं हैप्पी हूँ और मेरे लिए वो सिर्फ एक काम नहीं है, मेरे लिए वो एक तरह से हैप्पीनेस का एक जरिया है। जी जैसे लोगों को ट्रैकिंग बहुत पसंद है, तो जिनको ट्रैकिंग पसंद है वो टूर गाइड बन सकते हैं, बट वो ट्रैकिंग भी है, सेम टाइम में आपका हैप्पीनेस भी है, सेम टाइम में आपकी अर्निंग भी है। बिल्कुल तो सही। आपको वो चीज़ सेलेक्ट करनी चाहिए। या आप जैसा कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन आपने बोला था ना कि कौन सा हाँ आता है हाँ बच्चों जी के दिमाग में, तो क्वेश्चन तो यही है सर कि अभी वो ना मनी को पहले फोकस करते हैं, कहाँ ज़्यादा स्कोप है। जी ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए आपका। आपका ये होना चाहिए कि सर मुझे ये पसंद है और आप मुझे बताओ कि अब मैं अपनी पसंद का करते हुए कैसे अर्न कर सकता हूँ। जी जी ये होगा तो बच्चा हैप्पी भी रहेगा और पेरेंट्स को भी दिक्कत नहीं आएगी बच्चे के साथ, क्योंकि जब वो खुश रहेगा तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, जी। है ना। तो जो ये इस तरह का डिफरेंस है पेरेंट्स और यूथ में, इसके लिए आप किस तरह की काउंसलिंग करते हैं और पेरेंट्स को किस तरह से समझाते हैं कि ताकि मतलब जो बच्चा है, जो यूथ है, वो अपने करियर पे सक्सेस हो जाए? सर इसका तो ये तो बहुत ही बड़ा चैलेंज है। जी इसको ना हम धीरे धीरे अभी शॉर्ट कर रहे हैं, तो मैं एनजीओ के थ्रू इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। तो जी अभी हम एनजीओ में धीरे धीरे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जी कि एक प्रॉपर गाइडेंस पेरेंट्स के लिए हम तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम छोटे बच्चों के लिए अलग गाइड तैयार कर रहे हैं और बड़े बच्चों के लिए अलग गाइड कर रहे हैं। क्योंकि जी जो बड़ा बच्चा है वो भी एक स्टेज में आने के बाद आप जी उसकी जी पेरेंटिंग कैसे करते हो वो एक डिफरेंट क्वेश्चन बन जाता है, जी ठीक है ना। और एक जो छोटे बच्चे हैं उनकी पेरेंटिंग का एक अलग है। तो हम लोग अभी एनजीओ के थ्रू इन चीज़ों को ना इम्प्लीमेंट करें सोसाइटी में। जी अब सोसाइटी में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप कौन सी सोसाइटी में रहते हो। अब सब तरह की अंडर प्रिविलेज सेक्शन है उनमें भी ज़रूरत है, सेम टाइम में हमारी हाई सोसाइटी में भी ज़रूरत है। अब जी ऐसा नहीं है, जी सोसाइटी में जो साइकोलॉजिकल गैप है ना, बैरियर पेरेंट्स का, जी वो सब जगह सेम ही है। तो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं धीरे धीरे। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हम एकदम से कर देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा एक गैप है साइकोलॉजिकली जी समझने में लोगों के कि ये इसको जो सिचुएशन आ रही है। अब देखो जिसने एक्सपीरियंस किया है वो तो समझ जाता है, पर जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया, जी यानी कि वो पेरेंट्स, उन पेरेंट ने कभी एआई एक्सपीरियंस नहीं किया, बिल्कुल सही। तो उनको ये बात समझाना कि एआई कैसे फ्रूटफुल रहेगा, ये एआई को कैसे आपको अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, बड़ा चैलेंजिंग जी टास्क है। जी। म्यूजिक पे भी क्या कोई करियर ऑप्शन है? अगर है तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि अगर कोई म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसको क्या क्या करना होगा? हाँ जी सर, तो म्यूज़िक में तो करियर बहुत टाइम से ही है, बट अब एआई के आने के बाद अब म्यूज़िक में आपको थ्रो होना पड़ेगा टेक्नोलॉजी की तरफ, ठीक जी है। पहले भी लोग स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते थे, आज भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बट अब रिकॉर्डिंग करने का तरीका थोड़ा अलग हो गया, लोगों का टेस्ट चेंज हो गया। क्योंकि म्यूज़िक जैसी फील्ड हो, वो टेस्ट पे डिपेंड करती है, और वो डिपेंड करती है कि आर्टिस्ट का टेस्ट कैसा है और ऑडियंस का टेस्ट कैसा है। तो टेस्ट पे चलता है, हम बोल रहे हैं ना कि टेस्ट का मतलब हियरिंग टेस्ट कैसा है, कि सुनते कैसे हैं वो, किस तरह के गाने चल रहे हैं। तो करियर में इसमें तो बहुत बड़ा करियर है सर, वो तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जी जी करोड़ों जी की इंडस्ट्री है। सो उसमें आपको करियर बनाना है तो आप पहले ना म्यूज़िक का कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग करिए। जैसे एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग मैं करा रहा था, वो उसमें आपका ABRSM हम करा रहे हैं। तो उसमें क्या है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिलता है आपको, और उस इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन से आपको बाहर जाने के लिए भी स्कॉलरशिप मिलती है अगर पढ़ना चाहते हैं, और इंडिया में रहेंगे तो भी जॉब कर सकते हैं। तो जॉब करने के लिए वो बिल्कुल अच्छे जी सर्टिफिकेट है। और साथ में टेक्नोलॉजी को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो म्यूज़िक में सिर्फ म्यूज़िक एक फील्ड नहीं है कि हमने देखा होगा गिटार बजाता है बच्चा तो गिटार में बजाने वाला है, वो टीचर बन जी सकता है, या फिर कहीं स्टूडियो में गिटार बजा ले, या फिर कहीं स्टेज पे परफॉर्म कर ले। अब इसके अंदर बहुत सारी रिसर्च है, इसके अंदर आप ऑडियो इंजीनियर बन सकते हो, एक जी डिफरेंट फील्ड है। इसमें सिर्फ ऑडियो के जैसे इंजीनियर होते हैं हमारे स्टूडियो के अंदर जो रिकॉर्डिंग करते हैं, वो अलग लोग होते हैं। म्यूजिशियन है वो जो गिटार प्ले कर रहा है, अंदर ही जो बैठा है इंजीनियर वो रिकॉर्डिंग कर रहा है। म्यूज़िक थेरेपी आ चुकी हैं, अब आप मेडिकल में भी जा सकते हो, न्यूरोलॉजी का एक डिपार्टमेंट है जहाँ आप जी डायरेक्ट जा सकते हो इसके साथ। अगर आप आपने म्यूज़िक आपको आता है और आपने म्यूज़िक का कोई कोर्स कर लिया, जी मतलब म्यूज़िक में आपने थेरेपी का कोई कोर्स कर लिया, तो अभी बॉल बॉल थेरेपी हम लोग कर रहे हैं 1 नोट पे। अगर पर आप पर्टिकुलर म्यूज़िक का भी कर सकते हो, थेरेपी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। फॉरेन में तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, बट अब इंडिया में धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो रही हैं। सो अब मतलब अब एक छोटी फील्ड नहीं है, जी म्यूज़िक भी अपने आप में बहुत बड़ा करियर है। इसमें बहुत सारी फील्ड निकलती है, अकॉस्टिक इंजीनियरिंग अलग फील्ड निकलती है, थिएटर जो डिज़ाइन होते हैं, आपने देखा थिएटर जो डिज़ाइन होते हैं, तो मूवी के थिएटर डिज़ाइन करने के लिए इंजीनियर लगाते हैं।
और वो अकॉस्टिक्स पे फोकस करते हैं, उनको पता है कि साउंड कैसी आनी चाहिए। जी तो म्यूज़िक सिर्फ एक आप कह रहे हैं ना, म्यूज़िक सिर्फ एक छोटा सा डोमेन नहीं है कि आप स्टेज परफॉर्मर बन जाओगे, टीचर बन जाओगे। आप बहुत कुछ कर सकते हो आज की इंडस्ट्री में। म्यूज़िक मतलब अब वो वाली पावर है आपके पास ना। जी अब जो हमारी कंटेंट क्रिएशन की दुनिया है, ठीक है, उसमें तो म्यूज़िक कितना बिल्कुल। कितना ज़रूरी है। अभी तक तो हम यूट्यूब वगैरह उसके म्यूज़िक लेके आप लोग बनाते हो, पर कोई म्यूजिशियन है वो तो अपने ही ट्रैक लगाता है उसमें, जी अपना ही कंपोजिशन करता है, और आप ये बेच भी सकते हो। आपने वेबसाइट बनाई, उसके अंदर आपने अपना कंटेंट लगा दिया, अपनी म्यूज़िक लगा दिया, आप उसे बेच भी सकते हो। और आप बोलोगे सर कि एआई तो बना रहा है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर हैं, बहुत सारे म्यूजिशियन हैं, बहुत सारे डायरेक्टर हैं, वो ओरिजिनल ही ले रहे हैं, अभी वो एआई वाला नहीं ले रहे हैं। तो एआई को अभी वैलिडेशन नहीं है इंडस्ट्री में, जब तक वो वैलिडेशन नहीं आएगी तब तक हम म्यूज़िक में भी एआई नहीं ले सकते अभी ना, जी क्योंकि उसका क्या होगा, मतलब बिकेगा कैसे वो। तो मेन अभी ये है कि वो बिकना कैसे है, उसका भी हमें वैल्यू नहीं पता है। पर अभी सारा काम हम मैनुअली ही कर रहे हैं, और जितने बड़े डायरेक्टर्स हैं वो सब मैनुअली ही मतलब बजा रहे हैं, मतलब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैनुअली ही साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, सब कुछ अभी मैनुअल है। अभी हम एआई पे ऑटोमेटिक नहीं जा रहे हैं, जी क्योंकि बहुत सारे एरर्स हैं अभी एआई में। तो उसको पहले इमोशन ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जी जब जी उसे जी इमोशन ट्रेनिंग मिल जाएगी तब जाके वो हमारे किसी म्यूजिक काम हो आ जाएगा। सकता है म्यूजिक में। जी तो ये है। एक आखिरी सवाल, खासकर हमारे यूथ के लिए और पेरेंट्स के लिए आप किस तरह का उन्हें एडवाइस देना चाहेंगे ताकि वो अपने जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनमें वो फोकस रह सकें, और जो उन्होंने करियर वो चुनने का सपना देख रहे हैं उसमें अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकें कि साहब मेरे को तो यही बनना है, यही करना है। तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी उसमें? अच्छा, तो अगर मेरी आप एडवाइस समझेंगे तो, अगर आप मेरी एडवाइस लेंगे तो उसमें ये रहेगा कि पेरेंट को अगर आपको बताना है कि मैं ये कर रहा हूँ, तो मैं ये करना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना है, उस सेगमेंट में इतना अपने आप को मास्टर कर लेना है जी कि आपकी अर्निंग उससे हो जाए। जी जब आपकी उससे अर्निंग हो जाएगी जी तो पेरेंट को वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। पर बात यही है घुमा फिरा के कि आपको ना इतना अच्छे से मास्टरी करनी है। आपको सिर्फ बोलना नहीं है कि मुझे ये करना है, आपको करके दिखा करके देना है। दिखाना है। जैसे बच्चे अब छोटी क्लास में भी वो कर सकते हैं जो पहले हम कॉलेज में क्या करते थे। जी अब जरूरत नहीं कि कॉलेज में जाना ही आपको तब जाके आप वो चीज़ सीखोगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो फ्री है, चीज़ें फ्री है, कोर्स ऑनलाइन है, चीज़ें अवेलेबल भी है। आप लोगों से मिलो, आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, बहुत सारे कोर्सेज बने हुए हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें बनी हुई है। पब्लिक स्पीकिंग के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। जी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो खुद की पब्लिक स्पीकिंग कराते हैं, ऑर्गेनाइज कराते हैं। हर वीक में उनकी एक पब्लिक स्पीकिंग होती है। सो कुछ भी बनना है, कोई भी सेगमेंट चूज़ करना है, तो पहले तो आप उनके टॉप लीडर्स को देख लीजिए कि उनके टॉप लीडर कौन कौन है। जी मेरा जो एक शॉर्टकट तरीका है समझने का, तो उन टॉप लीडर को देखने के बाद आप ये देखिए कि वो टॉप लीडर कैसे कैसे चीज़ों को हैंडल कर रहा है। हैंडल वो अगर पॉडकास्ट में जा रहा है तो पॉडकास्ट में कैसे बात कर रहा है, अगर वो कहीं और जा रहा है तो वो कैसे साइकोलॉजिकली वो ट्यून कैसे है। जी और उसके बाद अपने करियर को सेलेक्ट करिए जो भी आपको जाना है, और उसमें साइकोलॉजिकल ट्यून होइए और कुछ रिजल्ट निकाल के अपने पेरेंट को दीजिए। तब जाके पेरेंट कन्विंस होते हैं। जी अदरवाइज कोई तरीका नहीं कन्विंस करने का। आप सिर्फ बातों से किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो मेरा तो यही है कि सिर्फ बातें ना करें आप। जी जी बड़ा हार्श है बट ये सच है कि बातें ना करें, सिर्फ आप उसे करके दिखाएं और धीरे धीरे इंप्लीमेंट कर दें, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है। अगर आप ग्रेजुएशन में जा रहे हैं और उसके बाद 3 साल है ग्रेजुएशन में, तो ग्रेजुएशन में भी अगर आप उसे इंप्लीमेंट कर देते हैं और थोड़ा बहुत रिजल्ट भी निकालना शुरू हो जाए, तो पेरेंट को लगता है कि बच्चा कर लेगा। देखो, पेरेंट की भी समस्या नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सबको लगता है कि हमारा बच्चा ना कहीं कुछ चीज़ें लूज़ ना करते, वो कहीं अपना कहते हैं ना कि जो उसका प्रोफेशन बनना था या जो उसकी एक सिक्योरिटी थी माइंड में हमारे, वो कहीं लूज़ ना हो जाए। बच्चा आगे बेचारा वो जो कहते हैं ना कोर्स करके आया और इतना इन्वेस्टमेंट उस पर हमने कर दिया है, तो वो कहीं रिकवर हो जाए या फिर वो बच्चा अच्छे से काम कर पाए आगे ना। सो उस चीज़ के लिए तो पेरेंट बिल्कुल सही है, वो गलत भी नहीं है कि बच्चा ऐसा करियर को ले जिस करियर में उसको वो मिले, कहते हैं ग्रोथ मिले, वो आगे कुछ अर्निंग कर पाए और फैमिली संभाल पाए। क्योंकि मेल्स के लिए तो बहुत है कि भाई फैमिली पे फोकस है, हमारा तो पूरा सिनेरियो फैमिली पे बेस्ड है। कि जो मेल है घर का वो तो फैमिली ही चलाना है, उसको पहले तो ध्यान में हमारे रहते हैं। एज अ मेल हमारी साइकोलॉजी बहुत अलग है, और एज अ फीमेल साइकोलॉजी बहुत अलग है। हमारा मेल साइकोलॉजी बोलता है कि भाई पहले घर वालों को प्रोवाइड कराना है, अपना बाद में देखेंगे। तो मेल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं अगर बात करता हूँ तो हमें वही है कि पेरेंट्स को अगर हम करके दिखा देना कि हम ये चीज़ में अच्छे हैं। जैसे अगर आप कंटेंट क्रिएटर बहुत अच्छे बनना चाहते हो, ठीक है, और आप छोटी क्लासेस में हो या भी कॉलेज में भी हो, तो आप बना के दिखाओ, अपना कंटेंट बनाओ। मैंने देखा है बच्चे बातें करते हैं कि हमें जाना है, बट वो कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं।
हम आपकी क्वालिटी से बेटर नहीं कर रहे हैं। आपको अगर कैमरा लेके भी जाना है, शुरू करना है, तो कैमरा लेके शुरू करो। आप फ़ोन से बनाना चाहते हो, आप बनाओ तो, आप अपना वो टैलेंट दिखाओ तो जिसकी आप बात कर रहे हो। ये है मेरा सजेशन रहेगा पेरेंट के लिए भी कि, और बच्चों के लिए भी, दोनों के लिए, कि एक तो आप मार्केट को समझने की कोशिश करिए, और अगर आपको किसी काम से अर्निंग करनी है तो उस काम को आप डिटेल में समझिए और उसे करना शुरू कर दीजिए। ये मत वेट करिए कि मैं कोई डिग्री करूँगा, डिग्री का वेट करने के चक्कर में आप अपना करियर ख़राब कर दोगे, जो मुझे लगता है। बट इसमें क्वेश्चन ये आएगा कि सर अगर वो डिग्री से पहले कितने लग जाएंगे, तो वो डिग्री कब करेंगे, क्योंकि कॉलेजेस में ऑप्शन होते हैं कि जब आप काम कर रहे हो और आपको जॉब पहले लग चुका है तो आप उनको बोल सकते हो कि मेरा जॉब लग चुका है, तो आपको टाइम, उसके लिए आप एक प्रोविज़न अलग है कॉलेज के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि मैंने जो बच्चों को अभी हमने प्लेस किया है, वो बच्चे अभी कॉलेज के एग्ज़ाम ही दे रहे हैं, ठीक है, तो वो कॉलेज के एग्ज़ाम दे रहे हैं और वो अभी नौकरी पे हैं। बट कारण क्या है कि उन्होंने एक साल की अच्छी सी ट्रेनिंग कर रखी थी जब वो 12th में थे, तो इसके चक्कर में उनकी नौकरी तुरंत लग गई 12th के बाद, है ना। उनके ग्रेजुएशन भी चल रही है और वो काम भी चल रहा है। तो सर आज के ज़माने में तो ये है कि आप, ज़माना बहुत फास्ट है तो आपको भी फास्ट दौड़ना पड़ेगा। अगर आप बोल रहे हो कि मैं स्लो चलना चाहता हूँ, ज़माना फास्ट है, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो चीज़ें अवेलेबल है, टूल अवेलेबल है, ChatGPT बहुत बढ़िया टूल है, आप उससे पूछ सकते हैं। पर अगर आपको उसका एक्सपीरियंस जानना है तो आप किसी प्रोफेशनल से मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि हमको इसको करते समय क्या क्या चीज़ों का फेस करना पड़ा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अमर उजाला से जुड़ने के लिए। तो ये थे करियर मेंटोर विवेक कुमार शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर से बताया है कि अगर आप किसी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो पहले अपने हुनर को साबित करना होगा, न सिर्फ बात करनी होगी। इस तरह की तमाम वीडियो देखने के लिए आप देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।